गुड मॉर्निंग फ्रेंड, माई सेल्फ एमडी नूर इस्लाम। दोबारा से किताबों की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग सुनेंगे पार्ट नंबर 3। इसका टाइटल है लोग सुरक्षा को स्वतंत्रता से ऊपर क्यों रखते हैं। मेरे दोनों डैडियों ने मुझे कॉलेज जाने और डिग्री लेने का सुझाव दिया, परंतु कॉलेज की डिग्री लेने के बाद मैं क्या करूं, इस बारे में दोनों के अलग अलग सुझाव थे। मेरे उच्च शिक्षित डैडी लगातार सलाह देते थे, कॉलेज जाओ, अच्छे नंबर लाओ और एक अच्छी सुरक्षित नौकरी खोज लो। वे क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से पर केंद्रित जीवन का सुझाव दे रहे थे, जिसका रास्ता इस तरह दिखता था। मेरे अशिक्षित परंतु अमीर डैडी हमेशा क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देते थे। कॉलेज जाओ, अच्छे नंबर लाओ और अपनी खुद की कंपनी शुरू करो। उन दोनों की सलाहें अलग अलग इसलिए थी क्योंकि एक डैडी नौकरी की सुरक्षा के बारे में ज्यादा चिंता करते थे, जबकि दूसरे आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में ज्यादा चिंता करते थे। लोग नौकरी की सुरक्षा क्यों चाहते हैं? बहुत से लोग नौकरी की सुरक्षा मूलतः इस कारण चाहते हैं क्योंकि उन्हें घर पर और स्कूल में यही सिखाया गया है। लाखों करोड़ों लोग इस शिक्षा का अनुसरण कर रहे हैं। हम में से बहुत से लोगों को बचपन से ही आर्थिक सुरक्षा या स्वतंत्रता के बजाय नौकरी की सुरक्षा के बारे में सोचने के लिए तैयार किया गया है। और चूंकि हम में से ज्यादातर घर पर या स्कूल में पैसे के बारे में लगभग कुछ नहीं सीखते हैं, इसलिए यह स्वाभाविक है कि हम में से ज्यादातर लोग आर्थिक स्वतंत्रता पाने की कोशिश करने के बजाय नौकरी की सुरक्षा के विचार को और कसकर पकड़ लेते हैं। अगर आप कैश फ्लो क्वाड्रेंट की ओर देखें तो आप पाएंगे कि बायां हिस्सा सुरक्षा द्वारा प्रेरित है और दायां हिस्सा स्वतंत्रता द्वारा। कर्ज के जाल में उलझना। 90% लोग क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से में काम कर रहे हैं और इसका प्रमुख कारण यह है कि उन्होंने स्कूल में इसी हिस्से के बारे में सीखा है। स्कूल से निकलने के कुछ समय बाद ही वे कर्ज में डूब जाते हैं। वे कर्ज में इतनी गहराई तक डूब जाते हैं कि उन्हें सिर्फ अपना खर्चा चलाने के लिए नौकरी या व्यवसाय की सुरक्षा को और कसकर पकड़ना पड़ता है। मैं अक्सर ऐसे युवाओं से मिलता हूं जिन्हें कॉलेज का डिप्लोमा कॉलेज के कर्ज के साथ मिलता है। उनमें से कई ने बताया कि वे ये देखकर निराश हो गए कि वे अपनी कॉलेज की शिक्षा के लिए $50,000 से लेकर $1.5 लाख तक के कर्ज में डूब चुके हैं। अगर उनके माता पिता ने उनकी पढ़ाई के लिए पैसे दिए हैं तो वे कई साल तक आर्थिक संकट का सामना करते हैं। मैंने हाल ही में पढ़ा है कि अधिकांश अमेरिका वासियों को आज कॉलेज में पढ़ने के दौरान ही क्रेडिट कार्ड मिल जाता है और वे पूरी जिंदगी कर्ज में ही रहेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे अक्सर उस स्क्रिप्ट का अनुसरण करते हैं जो औद्योगिक युग में लोकप्रिय था। स्क्रिप्ट का अनुसरण करना। अगर हम औसत शिक्षित लोगों के जीवन पर निगाह डालें तो आर्थिक स्क्रिप्ट अक्सर इस तरह से चलती है। लड़का कॉलेज जाता है, स्नातक हो जाता है, नौकरी करने लगता है और जल्द ही उसके पास खर्च करने के लिए पैसा आने लगता है। यह युवक अब मकान किराए पर ले सकता है, टीवी सेट खरीद सकता है, नए कपड़े खरीद सकता है, कुछ फर्नीचर खरीद सकता है और जाहिर है एक कार भी। और फिर बिल आना शुरू होते हैं। एक दिन वह युवक किसी खास व्यक्ति से मिलता है, चिंगारियां भड़कती हैं, उन्हें प्रेम हो जाता है और वे शादी कर लेते हैं। उस समय के लिए जीवन सुखमय हो जाता है क्योंकि दो लोग एक व्यक्ति के खर्च में गुजारा कर सकते हैं। अब उनके पास 2 आमदनियां हैं जबकि उन्हें सिर्फ एक ही मकान का किराया देना है। अब वे कुछ डॉलर बचा सकते हैं ताकि वे अपना खुद का मकान खरीद सकें, जो हर युवा दंपति का सपना होता है। आखिरकार वे अपने सपनों का मकान खोज लेते हैं, अपना जमा किया हुआ धन निकालते हैं और उसे मकान के डाउन पेमेंट के लिए दे देते हैं। इस तरह अब उन पर मकान का कर्ज चुकाने की किस्त का भार आ जाता है। क्योंकि उनके पास एक नया घर है, इसलिए उन्हें सजावट के लिए नए सामान की जरूरत भी पड़ती है। अब वे एक फर्नीचर स्टोर खोजते हैं जिसके विज्ञापन में ये लुभावने शब्द लिखे होते हैं, नगद की जरूरत नहीं, आसान मासिक किस्तों में। जीवन अद्भुत लगता है और वे दावत देते हैं ताकि उनके सभी मित्र आकर उनका नया घर, नई कार, नई फर्नीचर और नया सामान देख सकें। वे अब जिंदगी भर के लिए कर्ज के गहराई तक डूब चुके हैं। तभी उनका पहला बच्चा आ जाता है। अच्छी तरह शिक्षित, कड़ी मेहनत करने वाले औसत दंपति बच्चे को नर्सरी स्कूल में छोड़ने के बाद अपनी कमर कसते हैं और नौकरी करने चले जाते हैं। वे नौकरी की सुरक्षा की आवश्यकता में जकड़े हुए हैं क्योंकि आमतौर पर वे आर्थिक दिवालियापन से सिर्फ 3 महीने या इससे भी कम दूरी पर रहते हैं। इन लोगों के मुंह से आप अक्सर इस तरह के शब्द सुनते हैं, मैं इसे छोड़ ही नहीं सकता, मुझे बिलों का भुगतान करना है। यह स्नो वाइट और 7 बौनों के गीत की पंक्ति से मिलता जुलता यह वाक्य
मुझ पर कर्ज है, इसलिए मैं काम पर जाता हूँ। सफलता का जाल। मैं अपने अमीर डैडी से इतना ज्यादा सीख पाया, इसके कई कारण थे। उनमें से एक ये था कि उनके पास मुझे सिखाने के लिए खाली समय था। जैसे जैसे वे अधिक सफल होते गए, उनके पास अधिक खाली समय और धन आता गया। बिजनेस बढ़ने पर उन्होंने ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। उन्हें तो सिर्फ अपने प्रेसिडेंट से कहना होता था कि वो सिस्टम को बढ़ा ले और काम करने के लिए अधिक लोगों को नौकरी पर रख ले। अगर उनके निवेश से अच्छा पैसा आता था तो वे उस धन का दोबारा निवेश करने और ज्यादा पैसा कमाते थे। उनकी सफलता के कारण उनके पास ज्यादा खाली समय था। वे अपने पुत्र और मेरे साथ घंटों बिताते थे। वे हमें अपने बिजनेस और निवेश की सारी बातें बताते थे और वे जो कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, मैं स्कूल में उतना नहीं सीख रहा था जितना उनसे सीख रहा था। जब आप क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से यानी बी और आई वाले हिस्से पर कड़ी मेहनत करते हैं तो यही होता है। मेरे उच्च शिक्षित डैडी भी कड़ी मेहनत करते थे, परंतु वे क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से में कड़ी मेहनत करते थे। कड़ी मेहनत के कारण उनकी तरक्की तो हुई, लेकिन उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती गईं और उनके पास अपने बच्चों के साथ बिताने के लिए समय कम होता गया। वे सुबह 7 बजे नौकरी पर चल देते थे और कई बार तो हम उन्हें देख ही नहीं पाते थे, क्योंकि उनके घर लौटने से पहले ही हम सो जाते थे। जब आप क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से में कड़ी मेहनत करते हैं और सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं तो यही होता है। सफलता आपके समय को कम करती जाती है, भले ये अधिक धन प्रदान करती हो। धन का जाल। क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से में सफलता पाने के लिए धन के ज्ञान की जरूरत नहीं होती, जिसे वित्तीय बुद्धि कहते हैं। अमीर डैडी ने इसे इस तरह परिभाषित किया, वित्तीय बुद्धि का इस बात से इतना संबंध नहीं है आप कितना धन कमाते हैं, जितना इस बात से है कि आप अपने पास कितना धन रख पाते हैं। आप अपने धन से कितनी कड़ी मेहनत करवाते हैं और आप इसे कितनी पीढ़ियों तक अपने पास रख पाते हैं। क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से में सफलता पाने के लिए वित्तीय बुद्धि की जरूरत होती है। अगर लोगों में मूलभूत वित्तीय बुद्धि नहीं है तो अधिकांश मामलों में वे क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से में नहीं टिक पाएंगे। मेरे अमीर डैडी में लोगों के साथ काम करने तथा धन की अच्छी समझ थी। उनमें समझ होना अनिवार्य भी था। उन पर धन कमाने, यथासंभव कम से कम लोगों का प्रबंधन करने, लागत कम करने और अधिकतम लाभ प्राप्त करने की जिम्मेदारी थी। क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से में सफलता पाने के लिए ये योग्यताएं आवश्यक है। मेरे अमीर डैडी ने मुझे जोर देकर बताया कि मकान संपत्ति नहीं बल्कि दायित्व होता है। वे इस बात को इसलिए साबित कर सकते थे क्योंकि उन्होंने हमें आर्थिक रूप से साक्षर बनाया था, ताकि हम अंकों को पढ़ने में सक्षम हो सके। अपने पुत्र और मुझे सिखाने के लिए उनके पास खाली समय था, क्योंकि वे लोगों का प्रबंधन करने में कुशल थे। काम की उनकी योग्यताएं उनके घरेलू जीवन में भी आ गई। मेरे शिक्षित डैडी धन और कर्मचारियों का प्रबंधन नहीं कर पाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था वे ऐसा कर रहे हैं। राज्य के शिक्षा प्रमुख होने के नाते वे एक सरकारी अधिकारी थे जिनके पास लाखों डॉलर का बजट और हजारों कर्मचारी थे, परंतु इस धन को उन्होंने नहीं कमाया था। ये टैक्स चुकाने वालों का धन था और उनका काम इसे पूरा खर्च करने का था। अगर वे इसे खर्च नहीं कर पाते थे तो सरकार उन्हें अगले साल कम धन देती थी। इसलिए हर वित्तीय वर्ष के अंत में वे इसे पूरा खर्च करने के तरीके खोजते थे। इसका मतलब यह था कि अगले साल के बजट को न्यायोचित ठहराने के लिए वे अक्सर जरूरत से ज्यादा लोगों को नौकरी पर रखते थे। अजीब बात यह थी, वे जितने ज्यादा लोगों को नौकरी पर रखते थे उनकी समस्या उतनी ही बढ़ जाती थी। बचपन में अपने दोनों डैडियों के जीवन को देखते हुए मैं मानसिक रूप से सोचने लगा कि मैं किस तरह का जीवन जीना चाहता हूँ। मेरे शिक्षित डैडी पुस्तकें पढ़ने के शौकीन थे। वे शब्द साक्षर तो थे, परंतु वे वित्तीय रूप से साक्षर नहीं थे। क्योंकि वे अंक नहीं पढ़ सकते थे, इसलिए उन्हें देखकर बैंकर और अकाउंटेंट से सलाह लेनी पड़ती थी। ये दोनों ही उन्हें बताते थे उनका मकान संपत्ति, इसलिए ये उनका सबसे बड़ा निवेश होना चाहिए। इस वित्तीय सलाह के कारण न सिर्फ मेरे उच्च शिक्षित डैडी ने ज्यादा मेहनत की, बल्कि वे कर्ज में भी ज्यादा गहराई तक डूबते चले गए। हर बार जब उन्हें कड़ी मेहनत के कारण प्रमोशन मिलता था तो उनकी तनख्वाह भी बढ़ती थी, लेकिन हर बार तनख्वाह बढ़ने के साथ वे टैक्स से अधिक ऊंचे दायरे में पहुंच जाते थे। चूंकि वे अधिक ऊंचे टैक्स के दायरे में आ गए थे और 1960 तथा 1970 के दशक में उच्च आमदनी वाले कर्मचारियों पर बहुत ज्यादा टैक्स लगता था, इसलिए उनके अकाउंटेंट और बैंकर उन्हें एक ज्यादा बड़ा मकान खरीदने की सलाह देते थे, ताकि वे ब्याज की किस्तों को आमदनी में से घटाकर टैक्स में छूट ले सकें। वे ज्यादा पैसा कमा रहे थे, परंतु इसका परिणाम कुल मिलाकर यह हुआ कि उनके टैक्स बढ़ गए और उनका कर्ज भी बढ़ गया। वे जितने सफल होते गए
उतनी ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ी और अपने परिजनों के साथ बिताने के लिए उनके पास समय कम होता गया। जल्दी ही उनके सारे बच्चे घर से दूर चले गए, परंतु वे अब भी बिलों का भुगतान करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। वे हमेशा सोचते थे अगले प्रमोशन या तनख्वाह में वृद्धि से उनकी समस्या सुलझ जाएगी, परंतु वे जितना ज्यादा धन कमाते थे वही चीजें उतनी ही अधिक होती थी। वे गहरे कर्ज में डूब जाते थे और ज्यादा टैक्स चुकाते थे। घर पर और नौकरी में वे जितने परेशान होते गए, नौकरी की सुरक्षा पर से उतने ही ज्यादा निर्भर होते गए। वे अपने नौकरी और बिलों का भुगतान करने के लिए तनख्वाह पर भावनात्मक रूप से जितने निर्भर होते गए, उन्होंने अपने बच्चों को सुरक्षित नौकरी पाने के लिए उतना ही ज्यादा प्रोत्साहित किया। आपके दो सबसे बड़े खर्च, चूंकि मेरे डैडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं पढ़ सकते थे, इसलिए वे धन के उस जाल को नहीं देख पाए जिसमें वे अधिक सफल होने के साथ फंसते जा रहे थे। मैं लाखों असफल और कड़ी मेहनत करने वाले लोगों को धन के इस जाल में फंसते देख रहा हूं। इतने अधिक लोगों के आर्थिक रूप से संघर्ष करने का कारण यह है कि हर 4 अधिक धन कमाने के साथ वे अपने 2 सबसे बड़े खर्च बढ़ा लेते हैं। पहला टैक्स, दूसरा कर्ज पर ब्याज। मजे की बात यह है, कर्ज में गहराई तक डूबने के लिए सरकार अक्सर टैक्स में छूट भी देती है। क्या इससे आपको जरा भी शक नहीं होता? मेरे अमीर डैडी ने वित्तीय बुद्धि को इस तरह परिभाषित किया था, इसका इस बात से उतना संबंध नहीं है कि आप कितना धन कमाते हैं, जितना इस बात से है कि आप कितना धन अपने पास रख पाते हैं। आप अपने धन से कितनी कड़ी मेहनत करवाते हैं और आप इसे कितनी पीढ़ियों तक अपने पास रख पाते हैं। मेरे कड़ी मेहनत करने वाले शिक्षित डैडी के पास विरासत में छोड़ने के लिए जो तो थोड़ा बहुत धन था, वो भी सरकार ने प्रोबेट टैक्सों में ले लिया। स्वतंत्रता की तलाश। मैं जानता हूं बहुत से लोग स्वतंत्रता और सुख की तलाश कर रहे हैं। समस्या यह है कि अधिकांश लोगों को बी और आई क्वाड्रेंट में काम करने का प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। इस प्रशिक्षण के अभाव, नौकरी की सुरक्षा की प्रोग्रामिंग और बढ़ते व्यक्तिगत कर्ज के कारण ज्यादातर लोग वित्तीय स्वतंत्रता की अपनी तलाश कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से तक सीमित कर देते हैं। दुर्भाग्य से वित्तीय सुरक्षा या वित्तीय स्वतंत्रता ई या एस क्वाड्रेंट में बहुत कम पाई जाती है। सच्ची वित्तीय सुरक्षा या स्वतंत्रता दाएं हिस्से में पाई जाती है। स्वतंत्रता की तलाश में नौकरियां बदलते रहना। कैश फ्लो क्वाड्रेंट का एक उपयोग यह भी है कि इसे किसी व्यक्ति के जीवन संरचना या उसके मार्ग को परखा जा सकता है। कई लोग जिंदगी भर सुरक्षा या स्वतंत्रता की तलाश करते हैं, परंतु वे सिर्फ नौकरियां ही बदलते रहते हैं। उदाहरण के लिए, मेरा हाई स्कूल का एक दोस्त है। मैं लगभग हर 5 साल बाद उसके हालचाल सुनता हूं और वह हमेशा रोमांचित होता है क्योंकि उसे आदर्श नौकरी मिल गई है। वह बहुत खुश है क्योंकि उसे अपने सपनों की कंपनी मिल चुकी है। वो कंपनी से प्रेम करता है क्योंकि वह रोमांचक काम कर रही है। वो अपने काम से प्रेम करता है, उसके पास महत्वपूर्ण पद है, तनख्वाह बहुत अच्छी है, लोग बहुत बढ़िया हैं, लाभ ढेर सारे हैं और प्रमोशन की संभावनाएं ढेर सारे हैं। लगभग 4.5 साल बाद मैं दोबारा उससे हालचाल सुनता हूं, परंतु अब वह असंतुष्ट लगता है। जिस कंपनी के लिए वो काम करता था वो अब उसकी राय में भ्रष्ट और बेईमान है। ये कंपनी अपने कर्मचारियों से सम्मानजनक व्यवहार नहीं करती। वह अपने बॉस से नफरत करता है जिसने उसे प्रमोशन ना देकर उसके किसी अधीनस्थ को प्रमोशन दे दिया। वो कम तनख्वाह की शिकायत भी करता है। 6 महीने गुजर जाते हैं और वो एक बार फिर खुश नजर आता है। वो बहुत खुश इसलिए है क्योंकि उसे आदर्श नौकरी मिल गई है। दोबारा अपने जीवन का मार्ग कुछ इस तरह दिखता है जैसे कोई कुत्ता अपनी पूंछ का पीछा कर रहा हो, वो इस तरह दिखता है। उसके जीवन का पैटर्न एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी की तरफ जाना है। अब तक वो अच्छी तरह जी रहा है क्योंकि वह स्मार्ट, आकर्षक और व्यवहार कुशल है, परंतु उसकी उम्र ढल रही है और जो नौकरियां पहले उसे मिलती थी वे अब उससे युवा लोगों को मिल रही हैं। उसके पास बचत के नाम पर सिर्फ कुछ $1000 है। रिटायरमेंट के लिए उसने कुछ नहीं जोड़ा है। उसके पास एक मकान है जिसका वो कभी मालिक नहीं बन पाएगा और उसे अभी अपने बच्चों की कॉलेज की पढ़ाई का खर्च उठाना है। उसका सबसे छोटा बेटा अभी 8 साल का है और उसकी पूर्व पत्नी के साथ रहता है, जबकि उसका 14 साल का बड़ा बेटा उसके साथ रहता है। वो मुझसे हमेशा कहा करता था, मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अब भी जवान हूं, मेरे पास समय है। मैं सोचता हूं अब वो क्या कहेगा। मेरे विचार से उसे तत्काल BI क्वाड्रेंट में पहुंचने का गंभीर प्रयास करना चाहिए। उसे एक नए नजरिए और नई शैक्षणिक प्रक्रिया की जरूरत है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो सुखद भविष्य की उसकी आशा धूमिल है। जब तक उसकी किस्मत अच्छी ना हो और वो लॉटरी ना जीत जाए या किसी अमीर महिला से शादी ना कर ले, तब तक वो जिंदगी भर कड़ी मेहनत की राह पर चलता रहेगा।
अपना खुद का काम करना, ई व्यक्ति एस बन जाते हैं। एक और आम पैटर्न है कि व्यक्ति ई क्वाड्रेंट से निकलकर एस क्वाड्रेंट में चला जाता है। वर्तमान युग में बड़े पैमाने पर छंटनी की वजह से बहुत लोग इसको समझ चुके हैं, इसीलिए वे बड़ी कंपनियों की नौकरियां छोड़कर खुद की कंपनियां शुरू कर रहे हैं। घर से शुरू होने वाले बिजनेस दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। बहुत से लोगों ने अपना खुद का बिजनेस शुरू करने, अपना मनचाहा काम करने और खुद का बॉस बनने का निर्णय ले लिया है। उनके कैरियर का मार्ग इस तरह दिखता है। जीवन के जितने भी मार्ग हैं उनमें मैं एस क्वाड्रेंट वालों के लिए सबसे ज्यादा करुणा महसूस करता हूं। मेरे विचार से एस बनना सबसे लाभदायक भी है और सबसे जोखिम भरा भी। मैं सोचता हूं कि एस क्वाड्रेंट सबसे मुश्किल क्वाड्रेंट है। इसमें असफलता की दर ऊंची है और अगर आप सफल हो भी जाएं तो भी इस क्वाड्रेंट में सफल होना असफल होने से ज्यादा भारी पड़ सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप एस के रूप में सफल होते हैं तो आप किसी अन्य क्वाड्रेंट के व्यक्ति से ज्यादा मेहनत करेंगे और काफी लंबे समय तक करते रहेंगे, तब तक जब तक आप सफल हैं। इस व्यक्ति सबसे ज्यादा मेहनत इसलिए करते हैं क्योंकि वे कहावत के अनुसार प्रमुख रसोई और बर्तन धोने वाले होते हैं। उन्हें वे सारे काम करने पड़ते हैं या उनकी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है जो किसी बड़ी कंपनी में बहुत से कर्मचारी तथा मैनेजर करते हैं। बिजनेस की शुरुआत में एस व्यक्ति अक्सर फोन का जवाब देता है, बिलों का भुगतान करता है, सेल्स कॉल पर जाता है, कम बजट में विज्ञापन देने की कोशिश करता है, ग्राहकों को संभालता है, कर्मचारियों को नौकरी पर रखता है, कर्मचारियों को नौकरी से निकालता है, जब कर्मचारी छुट्टी पर होते हैं तो उनका काम खुद संभालता है, टैक्स वसूलने वालों से बात करता है, सरकारी इंस्पेक्टरों से संघर्ष करता है इत्यादि। जब भी मैं किसी से ये कहते सुनता हूँ वो अपना खुद का बिजनेस शुरू करने जा रहा है तो मैं सहम जाता हूँ, मेरी शुभकामनाएं उसके साथ होती हैं, परंतु मैं उसके लिए बहुत चिंतित होता हूँ। मैंने देखा है कि बहुत से ई व्यक्तियों ने अपना बिजनेस शुरू करने में अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी या दोस्तों और परिवारजनों से उधार लिया पैसा लगा दिया। लगभग 3 साल के संघर्ष व कड़ी मेहनत के बाद बिजनेस ठप हो जाता है और जिंदगी भर की बचत के बजाय अब उनके सिर पर बहुत सा कर्ज होता है। देश भर में जितने बिजनेस शुरू होते हैं उनमें से 90% 5 साल में चौपट हो जाते हैं। बाकी जितने बिजनेस बचते हैं उनमें से भी 90% अगले 5 सालों में नाकामयाब हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में 100 में से 99 छोटे बिजनेस 10 साल बाद ढेर हो जाते हैं। मेरा मानना है पहले 5 साल में ज्यादातर लोग अनुभव और पूंजी की कमी के कारण असफल होते हैं। अगले 5 सालों में असफल होने का कारण पूंजी का अभाव न आकर ऊर्जा का अभाव होता है। लंबी व कड़ी मेहनत आखिरकार उस व्यक्ति को धराशायी कर देती है। बहुत से अस्थायी थकान का शिकार हो जाते हैं, कोशिश करते हैं या मर जाते हैं। शायद इसलिए डॉक्टरों और वकीलों की औसत आयु अन्य लोगों से कम होती है। उनकी औसत आयु 58 वर्ष है जबकि बाकी लोगों की औसत आयु 70 वर्ष है। इस क्वाड्रेंट के जो लोग बच जाते हैं वे इस विचार के आदी हो जाते हैं, सुबह उठना है, काम पर जाना है और जिंदगी भर कड़ी मेहनत करना है। वे बस इतना ही जानते हैं। एक मित्र के माता पिता को देखकर मुझे याद आ जाता है। सड़क के एक नुक्कड़ पर उनकी शराब की दुकान है। 45 साल तक वे इस दुकान में 16 घंटे तक बैठे। अब इस इलाके में अपराध बढ़ गए हैं, इसलिए उन्होंने दरवाजों और खिड़कियों पर लोहे की छड़ें लगवा ली हैं। उनकी दुकान से कुछ खरीदते समय पैसा एक खांचे में से देना पड़ता है, बहुत हद तक किसी बैंक की तरह। मैं कभी कभार उनसे मिलने जाता हूँ। वे बहुत बढ़िया और अच्छे लोग हैं, परंतु मुझे ये देखकर दुख होता है वे अपने ही बिजनेस के कैदी बन चुके हैं। वे सुबह 10 बजे से रात के 2 बजे तक दुकान में बैठकर छड़ों के पीछे से बाहर देखते रहते हैं। कई समझदार व्यक्ति अपने बिजनेस को शिखर पर ही बेच देते हैं। इससे पहले कि उनकी ऊर्जा खत्म हो वे अपना बिजनेस किसी ऐसे व्यक्ति को बेच देते हैं जिसके पास ऊर्जा और धन हो। वे कुछ समय आराम करने के बाद फिर कोई नया काम शुरू कर देते हैं। वे अपना खुद का काम करना जारी रखते हैं और उससे प्रेम भी करते हैं, परंतु उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि बाहर कब निकला जाए। अपने बच्चों को देने के लिए सबसे बुरी सलाह, अगर आप 1930 से पहले पैदा हुए हैं तो स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ और सुरक्षित नौकरी खोजो, एक अच्छी सलाह थी। परंतु अगर आप 1930 के बाद पैदा हुए तो यह बुरी सलाह क्यों? जवाब है टैक्स, दूसरा कर्ज। जो लोग ई क्वाड्रेंट से आमदनी कमाते हैं उनके पास व्यवहारिक रूप से टैक्स से बचने का कोई अवसर नहीं होता। आज अमेरिका में कर्मचारी होने का अर्थ यह है आप सरकार के साथ 50-50 के पार्टनर हैं। इसका मतलब यह है सरकार अंततः कर्मचारी की 50% या इससे अधिक आमदनी ले लेगी और इसका ज्यादातर हिस्सा तो कर्मचारी को तनख्वाह मिलने से पहले ही सरकार के पास पहुंच जाती है। जब आप इस बात पर विचार करते हैं कि सरकार आपको कर्ज में अधिक गहराई तक
डूबने के लिए टैक्स में छूट देती है, तो आप ये समझ सकते हैं कि वित्तीय स्वतंत्रता की राह ई और एस क्वाड्रेंट के अधिकांश व्यक्तियों के लिए लगभग असंभव होती है। जो लोग ई क्वाड्रेंट से अधिक धन कमाते हैं उन्हें अक्सर उनके अकाउंटेंट बड़ा मकान खरीदने की सलाह देते हैं ताकि उन्हें टैक्स में अधिक छूट मिल सके। हालांकि कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से में रहने वाले व्यक्ति को इसमें समझदारी दिख सकती है, परंतु क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से के व्यक्ति को इसमें समझदारी नहीं दिखती है। सबसे ज्यादा टैक्स कौन देता है? अमीर लोग बहुत कम इनकम टैक्स देते हैं। क्यों? क्योंकि वे अपना धन कर्मचारियों के रूप में नहीं कमाते। बेहद अमीर लोग जानते हैं टैक्स से बचने का सबसे अच्छा कानूनी तरीका बी और आई क्वाड्रेंटों से धन कमाना है। अगर लोग ई क्वाड्रेंट से में पैसा कमाते हैं तो उन्हें इकलौती छूट यह मिलती है कि वे ज्यादा बड़ा मकान खरीद लें और अधिक गहरे कर्ज में डूब जाएं। कैश फ्लो क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से के व्यक्ति की नजर में यह वित्तीय समझदारी नहीं है। दाएं हिस्से के लोगों को यह उसी तरह लगता है जैसे कोई ये कह रहा हो, मुझे $1 दे दो और मैं तुम्हें $0.50 वापस कर दूंगा। टैक्स अन्यायपूर्ण होते हैं। मैं अक्सर लोगों को कहते सुनता हूं, टैक्स ना चुकाना अमेरिका विरोधी होना है। जो अमेरिकी ये कहते हैं ऐसा लगता है वे अपने इतिहास को भूल चुके हैं। अमेरिका का जन्म ही टैक्स के विरोध के कारण हुआ था। क्या वे 1733 की मशहूर बोस्टन टी पार्टी को भूल गए? वह विद्रोह जिसकी वजह से बाद में क्रांतिकारी संग्राम हुआ, जिसके बाद अमेरिकी कॉलोनियों को इंग्लैंड के दमनकारी टैक्स से मुक्ति मिली। इस विद्रोह के बाद से हो विद्रोह हुआ, बिस्की विद्रोह, फ्राइज विद्रोह, टैरिफ फूड विद्रोह और भी कई विद्रोह अमेरिका के इतिहास में हो चुके हैं। दो और मशहूर टैक्स विद्रोह हैं जो अमेरिकी नहीं है, परंतु वे दर्शाते हैं लोग कितनी प्रबलता से टैक्स का विरोध करते हैं। विलियम टेल की कहानी टैक्स के विरोध की कहानी है। उसने अपने पुत्र के सिर के ऊपर से तीर इसलिए चलाया था क्योंकि वो टैक्स को लेकर नाराज था और उसने विरोध में अपने पुत्र की जान जोखिम में डाल दी। और लेडी गोडीबा की कहानी है, उन्होंने अपने शहर में टैक्स कम करने का आग्रह किया। प्रशासकों ने कहा वे टैक्स कम कर देंगे बशर्ते वे शहर में निर्वस्त्र घुड़सवारी करे। लेडी गोडीबा ने उनकी इस चुनौतीपूर्ण शर्त को पूरा किया। टैक्स आधुनिक सभ्यता की आवश्यकता है। समस्याएं तब उत्पन्न होती है जब टैक्सों का दुरुपयोग और कुप्रबंधन किया जाता है। अगले कुछ सालों में लाखों बेबी बूमर रिटायर होने लगेंगे। वे टैक्स चुकाने वालों की भूमिका से निकलकर रिटायरमेंट और सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करने वालों की श्रेणी में आ जाएंगे। इस परिवर्तन को संभालने के लिए और ज्यादा टैक्स वसूलने की जरूरत पड़ेगी। अमेरिका और अन्य बड़े देश वित्तीय रूप से कमजोर होने लगेंगे। वहां के अमीर लोग ऐसे देशों की खोज में चले जाएंगे जो उनके धन का स्वागत करेंगे, उसके लिए उन्हें दंडित ना करेंगे। एक बड़ी गलती, इस साल के शुरू में एक अखबार के पत्रकार ने मेरा इंटरव्यू लिया। उसने मुझसे पूछा मैंने पिछले साल कितना पैसा कमाया। मैंने जवाब दिया लगभग $10 लाख। उसने पूछा और आपने कितना टैक्स चुकाया? कुछ नहीं, मैंने कहा मैंने पैसा कैपिटल गेन्स में कमाया था और मैं उन टैक्सों को अनंत काल तक टाल सकता था। मैंने रियल एस्टेट के 3 टुकड़े बेच दिए और उन्हें टैक्स कोड सेक्शन 1031 एक्सचेंज में रख दिया। मैंने उस पैसे को छुआ तक नहीं, मैंने ज्यादा बड़े जायदाद में उसका निवेश कर दिया। कुछ दिनों बाद अखबार में ये खबर छपी, अमीर आदमी ने $10 लाख कमाए और यह स्वीकार करता है उसने टैक्स में 1 पैसा भी नहीं दिया। मैंने इस तरह की चीजें कही थी, परंतु उस खबर में कुछ महत्वपूर्ण शब्द नहीं दिए गए थे जिससे संदेश विकृत हो गया था। मैं नहीं जानता था कि पत्रकार ने यह दुर्भावनापूर्ण से लिखा था या वो समझा ही नहीं कि 1031 एक्सचेंज क्या होता है। चाहे जो वजह हो, वह इस बात का आदर्श उदाहरण है कि अलग अलग क्वाड्रेंट के लोगों के अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं। जैसा मैंने कहा था, हर आदमी समान नहीं होते। कुछ आदमियों आमदनियों पर बाकी आमदनियों से कम टैक्स लगता है। अधिकांश लोगों का ध्यान निवेशों के बजाय आमदनी पर केंद्रित होता है। मैं अब भी लोगों को यह कहते सुनता हूं मैं दोबारा कॉलेज जा रहा हूं ताकि मेरी तनख्वाह बढ़ सके, या मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूं ताकि मुझे प्रमोशन मिल सके। ये शब्द या विचार उस आदमी के हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की आमदनी के कॉलम और कैश फ्लो क्वाड्रेंट के ई क्वाड्रेंट पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। ये शब्द उस आदमी के हैं जो तनख्वाह में होने वाले वृद्धि का आधा हिस्सा सरकार को सौंप देगा और ऐसा करने के लिए ज्यादा कड़ी और लंबी मेहनत करेगा। आने वाले अध्याय में मैं यह स्पष्ट करूंगा क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से के लोग किस तरह टैक्स का प्रयोग दायित्व के बजाय संपत्ति के रूप में करते हैं, जबकि क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से के अधिकांश व्यक्ति के लिए टैक्स एक दायित्व होता है। इसका देश प्रेम होने या ना होने से कोई संबंध नहीं है। इसका संबंध तो ऐसा व्यक्ति होने से है जो कानूनी रूप से संघर्ष और विरोध करता है
ताकि वो यथासंभव अधिकाधिक धन सुरक्षित रखने के अपने अधिकार की रक्षा कर सके। जो व्यक्ति और देश अपने टैक्स का विरोध नहीं करते, उनकी अर्थव्यवस्था अक्सर निराशाजनक होती है। जल्दी अमीर बनो। मेरी पत्नी और मैं अपनी बेघर स्थिति से मुक्ति पाकर जल्दी वित्तीय स्वतंत्रता पाना चाहते थे। हमारे लिए इसका अर्थ यह था कि हम बी और आई क्वाड्रेंटों में अपनी आमदनी कमाएं। दाएं हिस्से के क्वाड्रेंटों में आप तुरंत अमीर बन सकते हैं, क्योंकि अब कानूनी रूप से टैक्स देने से बच सकते हैं। यही वजह है कि आप ना अधिकाधिक धन अपने पास रखकर और उस धन से अपने लिए काम करवाकर हमने जल्दी ही आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। स्वतंत्रता कैसे पाई जाए? टैक्स और कर्ज के दो प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से अधिकांश लोग कभी वित्तीय सुरक्षा का अनुभव नहीं कर पाते हैं और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। सुरक्षा या स्वतंत्रता की राह कैश फ्लो क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से में पाई जाती है। आपको नौकरी की सुरक्षा के पार जाने की जरूरत है। अब समय आ चुका है वित्तीय सुरक्षा और वित्तीय स्वतंत्रता के बीच के अंतर को अच्छी तरह समझ लिया जाए। इन तीनों में क्या अंतर है? पहला नौकरी की सुरक्षा, दूसरा वित्तीय सुरक्षा और तीसरा वित्तीय स्वतंत्रता। जैसा आप जानते हैं, मेरे उच्च शिक्षित डैडी नौकरी की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित थे, जैसा उनकी पीढ़ी के ज्यादातर लोग थे। उन्होंने यह मान लिया कि नौकरी की सुरक्षा का अर्थ वित्तीय सुरक्षा है। जब तक उनकी नौकरी नहीं चली गई और उन्हें दूसरी नौकरी नहीं मिल पाई, मेरे अमीर डैडी कभी नौकरी की सुरक्षा के बारे में बात नहीं करते थे। इसके बजाय वे सिर्फ वित्तीय स्वतंत्रता के बारे में बात करते थे। आप किस किस्म की सुरक्षा या स्वतंत्रता चाहते हैं? इस सवाल का जवाब कैश फ्लो क्वाड्रेंट में पाए जाने वाले पैटर्नों का अवलोकन करने से मिल सकता है। पहला, ये नौकरी की सुरक्षा का पैटर्न है। इस पैटर्न वाले लोग अक्सर अपनी नौकरी में कुशल होते हैं। बहुतों ने स्कूल कॉलेज में कई साल तक मेहनत की है और वर्षों तक नौकरी का अनुभव प्राप्त किया है। भले ही उन लोगों ने रिटायरमेंट प्लान बना रखा हो, परंतु समस्या यह है कि वे बी या आई क्वाड्रेंट के बारे में बहुत कम जानते हैं। वे वित्तीय रूप से असुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ नौकरी या व्यवहारिक सुरक्षा का ही प्रशिक्षण मिला है। दो पैर एक से बेहतर होते हैं। वित्तीय रूप से अधिक सुरक्षित बनने के लिए मैं ये सुझाव देता हूं कि लोग ई या एस क्वाड्रेंट में काम करते रहें, परंतु बी या आई क्वाड्रेंट में भी शिक्षित बने। जब उन्हें क्वाड्रेंट के दोनों हिस्सों में अपनी योग्यताओं पर विश्वास हो जाएगा तो स्वाभाविक रूप से वे अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे। भले उनके पास पैसा कम हो, ज्ञान शक्ति है, उन्हें बस अपने ज्ञान का प्रयोग करने के लिए सही अवसर का इंतजार करना है और फिर उसके पास पैसा आ जाएगा। इसलिए ईश्वर ने हमें दो पैर दिए हैं। अगर हमारे पास सिर्फ एक ही पैर होता तो हम हमेशा लड़खड़ाते रहते और असुरक्षित महसूस करते। दो क्वाड्रेंटों का ज्ञान होने पर, जिनमें से एक बाएं हिस्से का हो और दूसरा दाएं हिस्से का, हम ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। जो लोग अपने नौकरी या व्यवसाय के बारे में जानते हैं, उनका सिर्फ एक ही पैर होता है। हर बार जब आर्थिक हवाएं तेजी से बहती हैं तो वे दो पैर वाले लोगों से ज्यादा लड़खड़ाते हैं। दूसरा, ये वित्तीय सुरक्षा का पैटर्न है। ई क्वाड्रेंट के व्यक्ति की वित्तीय सुरक्षा इस तरह दिखती है। रिटायरमेंट अकाउंट में सिर्फ इस धन डालते रहने और सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करने के बजाय ये लूप दर्शाता है कि लोगों को निवेशक और कर्मचारी दोनों के रूप में अपनी शिक्षा के बारे में आत्मविश्वास होता है। हम नौकरी करना सीखने के लिए कॉलेज में अध्ययन करते हैं। इसी तरह मैं सुझाव देता हूं कि आप प्रोफेशनल निवेशक बनने के लिए भी अध्ययन करें। जो पत्रकार इस बात पर विचलित था कि मैंने अपने संपत्ति वाले कॉलम में $10 लाख कमाने के बाद भी टैक्स नहीं दिया था, उसने मुझसे ये सवाल कभी नहीं पूछा, आपने $10 लाख कैसे कमाए? मेरे हिसाब से यही असली सवाल है। टैक्स से कानूनी रूप से बचना आसान है, $10 लाख कमाना उतना आसान नहीं है। वित्तीय सुरक्षा का दूसरा मार्ग ये हो सकता है। एस क्वाड्रेंट वाले व्यक्ति की वित्तीय सुरक्षा इस तरह दिखती है। इस पैटर्न का वर्णन थॉमस स्टैलिन ने अपनी पुस्तक द मिलेनियर नेक्स्ट डोर में किया है। यह बहुत बढ़िया पुस्तक है। औसत अमेरिकी मिलेनियर सेल्फ एम्प्लॉयड है, मितव्ययता से रहता है और लंबे समय के लिए निवेश करता है। ऊपर दिया पैटर्न इस वित्तीय जीवन पथ को प्रतिबिंबित करता है। ए से बी के इस मार्ग को प्रायः बिल गेट्स जैसे बहुत से बड़े उद्यमियों ने चुना है। ये सबसे आसान नहीं है, परंतु मेरे विचार से बहुत अच्छा मार्ग है। एक से बेहतर दो है। दो क्वाड्रेंटों में, खासकर बाएं हिस्से के एक क्वाड्रेंट में और दाएं हिस्से के एक क्वाड्रेंट में शिक्षित बनना सिर्फ एक क्वाड्रेंट में निपुण होने से बेहतर है। अध्याय 2 में मैंने ये तथ्य बताया है कि औसत अमीर आदमी अपने 70% आमदनी क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से से कमाता है और 30% आमदनी क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से से। मैंने पाया है कि चाहे लोग कितना भी धन कमाते हों, अगर वे एक से अधिक क्वाड्रेंट में काम करें तो वे ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे। वित्तीय सुरक्षा का अर्थ कैश फ्लो क्वाड्रेंट के दोनों हिस्सों में सुरक्षित स्थान बनाना है। लखपति फायर फाइटर्स
मेरे दो मित्र हैं जो कैश फ्लो क्वाड्रेंट के दोनों हिस्सों में सफल होने के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। उनके पास नौकरी की जबरदस्त सुरक्षा और लाभ है। इसके साथ ही उन्होंने क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से में भी बहुत दौलत हासिल कर ली है। दोनों ही राज्य सरकार के फायर फाइटर्स हैं। उनके पास अच्छी व अस्थायी तनख्वाह है, उत्कृष्ट लाभ तथा रिटायरमेंट प्लान है और वे हफ्ते में सिर्फ 2 दिन काम करते हैं। हफ्ते में 3 दिन वे व्यावसायिक निवेशकों के रूप में काम करते हैं। बचे हुए 2 दिनों में वे आराम करते हैं और अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं। उनमें से एक पुराने मकान खरीदता है, उनकी मरम्मत करता है और किराया वसूल करता है। ये लिखते समय उसके पास 45 मकान है, जिनसे उसे कर्ज, टैक्स, रखरखाव, मैनेजमेंट और बीमे का खर्च निकालने के बाद $10,000 प्रति माह की आमदनी होती है। फायर फाइटर्स के रूप में वो $3500 प्रति माह कमाता है। इस तरह उसकी कुल मासिक आमदनी $13,000 से अधिक है और वार्षिक आमदनी लगभग $1.5 लाख। यह आमदनी बढ़ती जा रही है। अभी उसके रिटायरमेंट में 5 साल बचे हैं और उसका लक्ष्य 56 साल की उम्र में $2 लाख प्रति वर्ष कमाना है। यह उस सरकारी कर्मचारी के लिए बुरा नहीं है जिनके 4 बच्चे हैं। दूसरा मित्र अपना समय कंपनियों का विश्लेषण करने और स्टॉक तथा ऑप्शन में लंबे समय तक निवेश करने में लगाता है। उसका पोर्टफोलियो अब $30 लाख से अधिक का है। अगर वो पूरे निवेश को नकद करवा ले और उस पर प्रतिवर्ष 10% ब्याज कमाए तथा यदि बाजार में कोई बड़ा परिवर्तन ना हो तो उसे आजीवन $3 लाख प्रति वर्ष की आमदनी होगी। एक बार फिर यह सरकारी कर्मचारी के लिए बुरा नहीं है जिसके 2 बच्चे हैं। दोनों ही मित्रों के पास पर्याप्त निष्क्रिय आमदनी है जो 20 वर्ष के निवेश के परिणाम स्वरूप मिली है। वे 40 की उम्र में रिटायर हो सकते थे, परंतु वे दोनों ही अपने नौकरी से खुश हैं और राज्य सरकार से पूरे लाभ लेकर रिटायर होना चाहते हैं। तब वे दोनों स्वतंत्र होंगे क्योंकि उन्हें क्वाड्रेंट के दोनों हिस्सों से सफलता के लाभों का आनंद मिलेगा। सुरक्षा सिर्फ धन से नहीं मिलती। मैं बहुत से लोगों से मिला हूं जिनके रिटायरमेंट अकाउंट में लाखों जमा है, परंतु इसके बावजूद वे असुरक्षित महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि यह धन उन्होंने अपने नौकरी या बिजनेस से कमाया है। ज्यादातर ने रिटायरमेंट अकाउंट में निवेश किया तो है, परंतु वे निवेश के बारे में लगभग कुछ भी नहीं जानते हैं। अगर वह धन गायब हो जाए और उनके पास काम करने के दिन पूरे हो जाए तब वे क्या करेंगे? बड़े आर्थिक परिवर्तन के दौर में हमेशा बहुत सा धन इस हाथ से उस हाथ तक पहुंचता है। चाहे आपके पास ज्यादा धन ना हो, परंतु आपके लिए अपनी शिक्षा में निवेश करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब परिवर्तन आते हैं तो आप उनके लिए बेहतर तैयार होंगे। ऐसा ना हो कि जब परिवर्तन आए तो आप उनके प्रति जागरूक ना हो और उनसे डर जाएं। जैसा मैंने कहा था, कोई भी ये सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकता क्या होगा, परंतु किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहना सर्वश्रेष्ठ है और इसका मतलब है अभी शिक्षित बनना। तीसरा, ये वित्तीय स्वतंत्रता का पैटर्न है। यह अध्ययन का पैटर्न है जिसकी अनुशंसा मेरे अमीर डैडी ने की थी। ये वित्तीय स्वतंत्रता की राह है। ये सच्ची वित्तीय स्वतंत्रता है क्योंकि बी क्वाड्रेंट में लोग आपके लिए काम करते हैं और आई क्वाड्रेंट में आपका धन आपके लिए काम करता है। आप काम करने या ना करने के लिए स्वतंत्र हैं। इन दोनों क्वाड्रेंटों का ज्ञान आपको काम से पूरी शारीरिक आज़ादी देता है। अगर आप बेहद अमीर लोगों की तरफ देखें तो क्वाड्रेंट में उनका पैटर्न यह है। बी और आई के विरुद्ध उस आदमी आमदनी के पैटर्न का संकेत देते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स, न्यूज कॉर्प के रूपर्ट मर्डॉक, बर्कशायर हैथवे के वारन बफे और रॉस पेरोट का है। यहाँ पर मैं आपको तत्काल सावधान कर दूं, बी क्वाड्रेंट आई क्वाड्रेंट से बहुत अलग होता है। मैंने देखा है कई सफल बी अपना बिजनेस लाखों करोड़ों डॉलर में बेच देते हैं और नई मिली अमीरी उनका सिर फिरा देती है। वे सोचने लगते हैं उनका डॉलर उनके आईक्यू का मापदंड है, इसलिए वे इतराते हुए आई क्वाड्रेंट में जाते हैं और अपना सारा धन गंवा देते हैं। सभी क्वाड्रेंटों का खेल और उनके नियम अलग होते हैं, इसलिए मैं शिक्षा और अहम पर विजय प्राप्त करने का सुझाव देता हूं। वित्तीय सुरक्षा की तरह दोनों क्वाड्रेंटों में पैर जमाने से आपको वित्तीय स्वतंत्रता के संसार में अधिक स्थायित्व मिलेगा। मार्गों का चुनाव, ये अलग अलग वित्तीय मार्ग हैं जिनमें से लोग अपना विकल्प चुन सकते हैं। दुर्भाग्य से ज्यादातर लोग नौकरी की सुरक्षा का मार्ग चुनते हैं। जब अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने लगती है तो वे अक्सर नौकरी की सुरक्षा को और ज्यादा कसकर पकड़ लेते हैं। वे वहां पर अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं। कम से कम मैं वित्तीय सुरक्षा में शिक्षित बनने की सलाह देता हूं, जिसका मतलब है अपनी नौकरी के बारे में और अच्छे बुरे दोनों समयों में अपनी निवेश योग्यता के बारे में आत्मविश्वास होना। एक बड़ा रहस्य है कि सच्चे निवेशक गिरते बाजार में ज्यादा धन कमाते हैं। वे ज्यादा धन इसलिए कमाते हैं क्योंकि गैर निवेशक दहशत में आकर शेयर बेच देते हैं, जबकि उन्हें इस समय खरीदना चाहिए।
इसीलिए मैं आने वाले संभावित आर्थिक परिवर्तनों से भयभीत नहीं हूं, क्योंकि परिवर्तन का अर्थ यह है कि दौलत की अदला बदली हो रही है। आपका बॉस आपको अमीर नहीं बना सकता। वर्तमान में जो आर्थिक परिवर्तन हो रहे हैं वे कुछ हद तक कंपनियों की बिक्री और विलय के कारण हो रहे हैं। हाल ही में मेरे एक मित्र ने अपनी कंपनी बेच दी। कंपनी बिकने के दिन उसने अपने बैंक खाते में $1.5 करोड़ जमा किए। उसके कर्मचारियों को नई नौकरियों की तलाश करना पड़ी। फेयरवेल पार्टी आंसुओं से भरी थी, परंतु उसमें बहुत क्रोध और द्वेष की अंतर्धाराएं भी थी। हालांकि मेरे मित्र ने उन्हें वर्षों तक अच्छा वेतन दिया था, परंतु अधिकांश कर्मचारी अपने नौकरी के पहले दिन वित्तीय रूप से जिस हाल में थे, आखिरी दिन भी वे उससे बेहतर हाल में नहीं थे। बहुत से लोगों को यह एहसास हुआ कि कंपनी का मालिक अमीर बन गया, जबकि उन्होंने अपने सारे वर्ष तनख्वाह कमाने और खर्च करने में बिता दिए थे। सच्चाई यह है, आपको अमीर बनाना आपके बॉस का काम नहीं है। उसका काम तो यह सुनिश्चित करना है आपको आपकी तनख्वाह समय पर मिल जाए। अमीर बनना आपका काम है, बशर्ते आप अमीर बनना चाहे, और ये काम उस पल शुरू होता है जिस पल आपको तनख्वाह मिलती है। अगर आप धन के प्रबंधन में निपुण नहीं है तो दुनिया का सारा धन भी आपको नहीं बचा सकता। अगर आप बुद्धिमत्ता पूर्वक बजट बनाते हैं और या तो बी या फिर आई क्वाड्रेंट के बारे में सीखते हैं, तो आप प्रमुख व्यक्तिगत दौलत की राह पर है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, स्वतंत्रता की राह पर है। मेरे अमीर डैडी अपने पुत्र और मुझसे कहा करते थे, अमीर और गरीब लोगों के बीच इकलौता अंतर यह है वे अपने खाली समय में क्या करते हैं। मैं इस कथन से सहमत हूं। मुझे एहसास है कि लोग आज जितने व्यस्त हैं उतने पहले कभी नहीं थे, और खाली समय बहुत ही कीमती होता है। फिर भी मैं ये सुझाव देना चाहूंगा कि अगर आपको व्यस्त होना ही है तो क्वाड्रेंट के दोनों हिस्सों में व्यस्त रहें। अगर आप ऐसा करते हैं तो इस बात की ज्यादा संभावना है कि अंततः आपको ज्यादा खाली समय और ज्यादा वित्तीय स्वतंत्रता मिल जाएगी। जब आप नौकरी करें तो पूरी मेहनत से करें। कृपया ऑफिस में वॉल स्ट्रीट जर्नल ना पढ़ें। पूरे दिल से काम करने पर आपका बॉस आपका अधिक सम्मान और प्रशंसा करेगा। आप नौकरी के समय के बाद अपनी तनख्वाह और खाली समय का क्या करते हैं, उसी से आपका भविष्य निर्धारित होगा। अगर आप क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से में कड़ी मेहनत करते हैं तो आप हमेशा कड़ी मेहनत करते रहेंगे। अगर आप क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से में कड़ी मेहनत करते हैं तो आपके पास स्वतंत्रता पाने का अवसर होगा। मैं इस मार्ग की सलाह देता हूं। मुझे अक्सर क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से के लोग पूछते हैं, आप किस मार्ग की सलाह देते हैं? मैं उसी मार्ग की सलाह देता हूं जिसकी सलाह मेरे अमीर डैडी ने मुझे दी थी। ये वही मार्ग है जिस पर रॉस पैरोट, बिल गेट्स और उनके जैसे अन्य लोग चले थे। ये मार्ग इस तरह दिखता है। कभी कभार मुझे शिकायत सुनने को मिलती है, परंतु मैं तो निवेशक बनना पसंद करूंगा। इस पर मैं जवाब देता हूं, तो फिर सीधे आई क्वाड्रेंट में चले जाएं। अगर आपके पास बहुत सा धन और खाली समय है तो सीधे आई क्वाड्रेंट में चले जाएं। परंतु अगर आपके पास समय और धन प्रचुर मात्रा में नहीं है तो मेरा सुझाया मार्ग ज्यादा सुरक्षित है। अधिकांश मामलों में लोगों के पास बहुत समय या धन नहीं होता, इसलिए वे एक और सवाल पूछते हैं, क्यों? आप पहले बी क्वाड्रेंट में जाने की सलाह क्यों देते हैं? इस चर्चा में आमतौर पर लगभग 1 घंटे का समय लगता है, इसलिए मैं इसे यहाँ नहीं कहना चाहूंगा, परंतु मैं अगली कुछ पंक्तियों में अपने कारणों को सारांश में अवश्य बताना चाहूंगा। पहला, अनुभव और शिक्षा। अगर आप पहले बी के रूप में सफल होते हैं तो आपके पास सशक्त आई बनने का बेहतर अवसर है। आई व्यक्ति बी में निवेश करता है। अगर आप पहले बिजनेस की अच्छी समझ विकसित कर लेते हैं तो आप एक बेहतर निवेशक बन सकते हैं। इसके बाद आप अच्छे बी व्यक्ति को ज्यादा अच्छी तरह से पहचान सकेंगे। सच्चे निवेशक सफल बी में निवेश करते हैं जिनका बिजनेस तंत्र सुदृढ़ होता है। ई या एस में निवेश करना जोखिम भरा होता है, जो सिस्टम और प्रोडक्ट के बीच का अंतर ही नहीं जानता, यह जिसमें उत्कृष्ट लीडरशिप योग्यताओं का अभाव होता है। दूसरा, कैश फ्लो। अगर आपका कोई बिजनेस सफलतापूर्वक चल रहा है तो आपके पास ज्यादा खाली समय और कैश फ्लो होगा, जो आई क्वाड्रेंट के उतार चढ़ाव में आपको सहारा देगा। कई बार मैं ई एस क्वाड्रेंटों के ऐसे लोगों से मिलता हूं जिनके पास इतना कम धन होता है कि वे किसी तरह के वित्तीय नुकसान को बर्दाश्त नहीं कर सकते। बाजार के एक ही झटके में वे आर्थिक रूप से बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि वित्तीय दृष्टि से वे लाल लकीर पर चलते हैं। सच्चाई यह है, निवेश करने में पूंजी और ज्ञान की आवश्यकता होती है। कई बार यह ज्ञान हासिल करने के लिए बहुत सी पूंजी और समय की जरूरत होती है। अनेक सफल निवेशक जीतने से पहले कई बार हारे हैं। सफल लोग जानते हैं कि सफलता बुरी शिक्षक है। शिक्षा गलतियां करने से मिलती है और आई क्वाड्रेंट में गलतियां करने के लिए पैसा खर्च होता है। अगर आप में ज्ञान और पूंजी दोनों की कमी है तो निवेशक बनने की कोशिश करना वित्तीय आत्महत्या करने जैसा है।
अगर आप पहले अच्छा बी बनने की योग्यता विकसित कर लेते हैं तो आपके पास आवश्यक कैश फ्लो होगा, जो अच्छा निवेशक बनने के लिए जरूरी है। जब आप अच्छे निवेशक बनने के लिए शिक्षा हासिल करेंगे तो बी के रूप में आपके द्वारा विकसित किया गया बिजनेस आपको धन उपलब्ध कराएगा। जब आप सफल निवेशक बनने की शिक्षा हासिल कर लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं ये क्यों कहता हूं कि पैसा कमाने के लिए हमेशा पैसे की जरूरत नहीं होती। अच्छी खबर यह है कि बी क्वाड्रेंट में सफल होना आज पहले से ज्यादा आसान है। जिस तरह प्रौद्योगिकी के विकास ने बहुत सी चीजों को आसान बना दिया है, उसी तरह इसने बी क्वाड्रेंट में सफल होना आसान बना दिया है। हालांकि यह काम कम तनख्वाह की नौकरी पाने जितना आसान नहीं है, परंतु आज ऐसे तंत्र बन चुके हैं जिनमें ज्यादा से ज्यादा लोग बी क्वाड्रेंट में वित्तीय सफलता हासिल कर सकते हैं। यहां से अब शुरू होता है अध्याय 4, लेसन नंबर 4, जिसका टाइटल है 3 प्रकार के बिजनेस सिस्टम। बी क्वाड्रेंट में प्रवेश करते समय यह याद रखें कि आपका लक्ष्य है सिस्टम का स्वामी बनना और उस सिस्टम में लोगों से अपने लिए काम करवाना। आप या तो यह सिस्टम खुद तैयार कर सकते हैं या फिर उसे खरीद सकते हैं। सिस्टम को वो सेतु माने जो आपको कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से से दाएं हिस्से में सुरक्षित तरीके से पहुंचाता है, और यह सेतु वित्तीय स्वतंत्रता तक पहुंचाने वाला सेतु भी होता है। आज मुख्य रूप से 3 तरह के बिजनेस सिस्टम है। पहला, पारंपरिक सी टाइप कॉर्पोरेशन, जहां आप अपना खुद का सिस्टम तैयार करते हैं। दूसरा, फ्रेंचाइजी, जहां आप अपना बना बनाया सिस्टम खरीदते हैं। तीसरा, नेटवर्क मार्केटिंग, जहां आप बने बनाए सिस्टम को खरीद कर उसका हिस्सा बनते हैं। इनमें से प्रत्येक की अपनी शक्तियां और कमजोरियां हैं, परंतु प्रत्येक में आपको एक ही चीज मिलती है। अगर सही तरीके से काम किया जाए तो हर सिस्टम आपको अस्थायी आमदनी प्रदान करता है और मालिक के रूप में आपको ज्यादा शारीरिक श्रम करने की जरूरत नहीं होती, बशर्ते ये खड़ा हो जाए और सफलतापूर्वक चलने लगे। समस्या इसे खड़ा करने और सफलतापूर्वक चलाने से में आती है। लोग मुझसे पूछते हैं 1985 में आप बेघर क्यों थे? इसके जवाब में किम और मैं बस यही कहते हैं, हम एक बिजनेस सिस्टम बना रहे थे। एक ऐसा बिजनेस सिस्टम जो पारंपरिक कॉर्पोरेशन और फ्रेंचाइजी का मिला जुला रूप था। जैसे मैं पहले बता चुका हूं, बी क्वाड्रेंट में सिस्टमों और लोगों दोनों के ही ज्ञान की जरूरत होती है। हमने अपना खुद का सिस्टम बनाने का जो निर्णय लिया था वो कड़ी मेहनत का रास्ता था। मैं इस रास्ते पर पहले भी चल चुका था। हालांकि मेरी बनाई कंपनी डूब गई थी। हालांकि ये कुछ वर्षों तक सफलतापूर्वक चली, परंतु अचानक ये 5वें साल में धराशायी हो गई। जब हमें सफलता मिली तो हम पर्याप्त सिस्टम तैयार नहीं कर पाए। हालांकि हमने बहुत मेहनत की, परंतु इसके बावजूद सिस्टम बिखरने लगा। हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे हम एक ऐसी बड़ी नाव पर सवार थे जिसमें अचानक छेद हो गया था। समस्या यह थी, हम उस छेद को ढूंढ नहीं पा रहे थे। हालांकि हम सब ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि छेद कहाँ हुआ था, परंतु हम इतनी तेजी से पानी बाहर नहीं निकाल पा रहे थे कि हम छेद को ढूंढ कर उसे ठीक कर सकें। अगर हमें वो मिल भी जाता तो हमें यह विश्वास नहीं था कि हम उसे बंद कर सकते थे। तुम्हारी 2-3 कंपनियां डूब सकती हैं। जब मैं हाई स्कूल में था तो मेरे अमीर डैडी ने अपने पुत्र मुझे बताया कि 20 और 30 के बीच की उम्र में उनकी एक कंपनी डूब गई थी। उन्होंने कहा वो मेरे जीवन का सबसे अच्छा और सबसे बुरा अनुभव था। मुझे कंपनी डूबने का अफसोस जरूर हुआ था, परंतु मैंने इसे सुधारने और अंततः इसे एक बड़ी सफलता में बदलने में बहुत ज्यादा सबक सीखा। जब अमीर डैडी को यह पता चला मैं अपनी खुद की कंपनी शुरू करने के बारे में सोच रहा था तो वे मुझसे बोले, ये हो सकता है कि सफल और दीर्घजीवी कंपनी बनाने से पहले तुम्हारी 2-3 कंपनियां डूब जाएं। वे अपने पुत्र माइक को अपना साम्राज्य संभालने का प्रशिक्षण दे रहे थे। क्योंकि मेरे डैडी सरकारी कर्मचारी थे, इसलिए मुझे विरासत में साम्राज्य नहीं मिलने वाला था। मुझे अपना साम्राज्य खुद बनाना था। सफलता एक खराब शिक्षक है। अमीर डैडी हमेशा कहा करते थे, सफलता एक खराब शिक्षक है। हम जब असफल होते हैं तो हम सबसे ज्यादा सीखते हैं, इसलिए असफल होने से कभी मत डरना। असफलता सफलता की प्रक्रिया का हिस्सा है। आप असफल हुए बिना सफलता नहीं पा सकते। यही वजह है कि जीवन में वही लोग सचमुच हारते हैं जो कभी असफल नहीं होते। शायद ये एक सटीक भविष्यवाणी थी, क्योंकि 1984 में मेरी जो कंपनी दिवालिया हुई वो मेरी तीसरी कंपनी थी। मैंने लाखों डॉलर कमाए थे और लाखों डॉलर गंवा दिए थे। जिस समय मैं किम से मिला उस समय मैं एक बार फिर शून्य से अपना कारोबार शुरू कर रहा था। उसने मुझे से मेरी दौलत के लिए शादी नहीं की। मैं ये बात इतनी अच्छी तरह इसलिए का जानता हूँ क्योंकि उस समय मेरे पास दौलत थी ही नहीं। जब मैंने उसे बताया मैं अपनी चौथी कंपनी बनाने जा रहा हूँ तो वह पीछे नहीं हटी। उसका जवाब था, हम इसे मिलकर बनाएंगे।
और वो अपने वायदे की पक्की थी। एक और पार्टनर के साथ मिलकर हम दोनों ने ऐसा बिजनेस सिस्टम बनाया जिसके दुनिया भर में 11 ऑफिस थे। भले हम इसमें काम करें या ना करें, हमें इससे आमदनी होती थी। शून्य से 11 ऑफिसों तक के सफर में हमने 5 साल तक कड़ी मेहनत की और अंततः हम सफल हो गए। दोनों ही डैडी मेरी सफलता पर खुश थे और उन्होंने सच्चे दिल से मुझे बधाई दी। कंपनियां शुरू करने में मेरे पूर्व प्रयोगों में उन दोनों का कुछ पैसा डूब गया था। मुश्किल हिस्सा, मेरे अमीर डैडी का पुत्र माइक मुझसे अक्सर कहता था, मैं कभी नहीं जान पाऊंगा कि क्या मैं ये कर सकता हूं जो तुमने या मेरे डैडी ने किया है। मुझे बना बनाया सिस्टम मिल गया था और मुझे सिर्फ इसे चलाना सीखना है। मुझे विश्वास है कि वो अपना खुद का सफल सिस्टम बना सकता था क्योंकि उसने अपने डैडी से अच्छी तरह सीखा था। बहरहाल मैं उसकी बात का मतलब समझता था। कंपनी को शून्य से शुरू करने में मुश्किल बात यह है, आपके पास दो बहुत परिवर्तनशील चीजें होती हैं, सिस्टम और उस सिस्टम में काम करने वाले लोग। अगर लोगों और सिस्टम दोनों में ही छेद हो तो असफलता की संभावना ज्यादा है। कई बार यह जानना मुश्किल होता है असली समस्या कहाँ है। असफल कौन हो रहा है, लोग या सिस्टम? फ्रेंचाइजी से पहले जब मेरे अमीर डैडी ने मुझे बनने के बारे में सिखाना शुरू किया, तब सिर्फ एक ही तरह का बिजनेस होता था। यह बड़ा बिजनेस था, एक बड़ा कॉरपोरेशन जिसका आमतौर पर शहर पर आधिपत्य होता था। हवाई के हमारे कस्बे में एक कॉरपोरेशन शुगर प्लांटेशन था जो वैधानिक रूप से हर चीज को नियंत्रित करता था। इसमें अन्य बड़ी कंपनियां शामिल थी। हमारे यहाँ बड़ी कंपनियां थी और कुछ इस टाइप के बिजनेस भी थे जिनके बीच में ज्यादा कुछ नहीं था। अमीर डैडी और मेरे जैसे लोगों के लिए उन बड़ी शक्कर कंपनियों के शीर्ष स्तर पर पहुंचना असंभव था। अल्पसंख्यक लोग यानी जापान, चीन और हवाई के नागरिक खेतों में तो काम करते थे, परंतु उन्हें कभी बोर्ड रूम में घुसने की अनुमति नहीं दी जाती थी। इसलिए अमीर डैडी ने जो कुछ भी सीखा अपने प्रयोगों और गलतियों से सीखा। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ने लगा तो हमने फ्रेंचाइजी नाम की एक नई चीज के बारे में सुना। उस समय तक हमारे छोटे कस्बे में एक भी फ्रेंचाइजी नहीं आया था। हमने मैकडॉनल्ड्स या केंटुकी फ्राइड चिकन या टेको बेल के बारे में नहीं सुना था। जब मैं अमीर डैडी से शिक्षा ले रहा था तो फ्रेंचाइजी हमारी शब्दावली का हिस्सा नहीं था। हमने उनके बारे में यह अफवाहें सुनी थी कि वे गैर कानूनी, धोखाधड़ी के कारोबार और खतरनाक काम थे। जाहिर है अमीर डैडी ने अफवाहों को हकीकत मालूम करने का फैसला किया। वे फ्रेंचाइजियों के बारे में जांच पड़ताल करने के लिए हवाई जहाज से कैलिफोर्निया गए। उनका निष्कर्ष यह था कि अफवाहें निराधार थीं। जब वे लौटे तो उन्होंने इतना ही कहा, फ्रेंचाइजी भविष्य की लहर है। यही नहीं, उन्होंने 2 फ्रेंचाइजियों के अधिकार भी खरीद लिए। जब फ्रेंचाइजी के विचार ने जोर पकड़ा तो उनकी दौलत आसमान छूने लगी। वे अब दूसरे लोगों को अपने फ्रेंचाइजी का अधिकार बेचने लगे ताकि उन्हें भी अपना बिजनेस बनाने का मौका मिल सके। जब मैंने उनसे पूछा क्या मैं उनसे किसी फ्रेंचाइजी का अधिकार खरीद सकता हूं, तो उन्होंने इतना ही कहा, नहीं, तुम ये सीखने की राह पर बहुत दूर तक पहुंच चुके हो और अपना खुद का बिजनेस सिस्टम कैसे बनाया जाता है, इसलिए अब बीच में मत रुको। फ्रेंचाइजी उन लोगों के लिए है जो अपना खुद का सिस्टम बनाना नहीं चाहते या वे उसे बनाने का तरीका नहीं जानते। इसके अलावा तुम्हारे पास मुझसे फ्रेंचाइजी खरीदने के लिए $2.5 लाख नहीं है। आज मैकडॉनल्ड या बर्गर किंग या पिज्जा हट के बिना किसी शहर की कल्पना करना मुश्किल है, परंतु एक समय था और वो समय बहुत पहले नहीं था जब उनका अस्तित्व भी नहीं था। और मेरी उम्र इतनी है कि मुझे वे दिन याद है। बी बनना कैसे सीखें? मैंने अपने अमीर डैडी का शिष्य बनकर बी बनना सीखा। उनका पुत्र और मैं दोनों ही ई थे जो बी बनना सीख रहे थे, और यही वो तरीका है जिससे बहुत से लोग सीखते हैं। इसे नौकरी करते हुए प्रशिक्षण हासिल करना कहते हैं। यही वो तरीका है जिससे कई पारिवारिक व्यवसायों का साम्राज्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाता है। समस्या यह है कि बहुत कम लोग इतने सौभाग्यशाली होते हैं कि वे बी बनने के पर्दे के पीछे के पहलुओं को सीख सकें। अधिकांश कॉर्पोरेट मैनेजमेंट प्रशिक्षण कार्यक्रम आपको सिर्फ मैनेजमेंट करना सिखाते हैं। कंपनी आपको सिर्फ मैनेजर बनने का प्रशिक्षण देती है। बहुत कम लोग ये सिखाते हैं कि बी बनने के लिए सचमुच क्या आवश्यक है। अक्सर लोग बी क्वाड्रेंट की अपनी यात्रा के बीच में इस क्वाड्रेंट में उलझ कर रह जाते हैं। ऐसा मूलतः इसलिए होता है क्योंकि वे पर्याप्त सशक्त सिस्टम नहीं बना पाते हैं। वे सिर्फ सिस्टम का अनिवार्य हिस्सा बनकर रह जाते हैं, जबकि सफल भी एक ऐसा सिस्टम विकसित कर लेते हैं जो उनके बिना भी चलता रहे। ऐसे 3 तरीके हैं जो आपको तेजी से बी क्वाड्रेंट में पहुंचा सकते हैं। पहला, एक मार्गदर्शक खोजें। मेरे अमीर डैडी मेरे मार्गदर्शक थे। मार्गदर्शक वो होता है जो उस काम को पहले कर चुका हो और सफलतापूर्वक कर चुका हो।
परामर्शदाता ना खोजें। परामर्शदाता वो है जो आपको बताता है काम कैसे करना है, हालांकि उसने व्यक्तिगत रूप से वो काम कभी नहीं किया है। अधिकांश परामर्शदाता एस क्वाड्रेंट में होते हैं। दुनिया ऐसे एस लोगों से भरी पड़ी है जो आपको बताने की कोशिश करते हैं कि बी या आई कैसे बना जाता है। मेरे अमीर डैडी परामर्शदाता नहीं बल्कि मार्गदर्शक थे। उन्होंने मुझे जो बेहतरीन नसीहतें दी थी उनमें से एक ये थी, जो सलाह लो उसके बारे में सावधान रहो। हालांकि तुम्हें अपना दिमाग खुला रखना चाहिए, परंतु हमेशा इस बारे में जागरूक रहना कि सलाह किस क्वाड्रेंट से आ रहा है। मेरे अमीर डैडी ने मुझे सिस्टमों के बारे में सिखाने के साथ ये भी सिखलाया कि लोगों का मैनेजर बनने के बजाय उनका लीडर कैसे बना जाता है। मैनेजर अक्सर अपने अधीनस्थों को अपने से हीन मानते हैं, जबकि लीडर्स को उन लोगों को दिशा देना होती है जो प्रायः उससे ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। अगर आपको अपना बिजनेस सिस्टम शुरू करने के लिए मूलभूत जानकारी चाहिए और आप इस विषय पर कोई उत्कृष्ट पुस्तक पढ़ना चाहें तो माइकल गर्वर की ई मिथ पढ़कर देखें। जो लोग अपना खुद का सिस्टम बनाना सीखना चाहते हैं उनके लिए यह पुस्तक अनमोल है। सिस्टमों के बारे में सीखने का पारंपरिक तरीका यह है, किसी प्रतिष्ठित कॉलेज से MBA की डिग्री लेकर किसी कंपनी में तेजी से तरक्की देने वाली कोई नौकरी खोज लें। MBA की डिग्री महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें आप अकाउंटिंग की मूलभूत बातें सीखते हैं और यह भी कि किस तरह आर्थिक आंकड़े बिजनेस के सिस्टमों से संबंधित होते हैं। बहरहाल, अगर आपके पास MBA की डिग्री है तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप उन सभी सिस्टमों को चलाने में निपुण हो चुके हैं जिनसे मिलकर संपूर्ण बिजनेस सिस्टम बनता है। बड़ी कंपनी में आवश्यक सभी सिस्टमों और बिजनेस के सभी पहलुओं के बारे में सीखने के लिए आपको वहां 10 से 15 साल तक बिताने पड़ेंगे। इसके बाद आपको ये बड़ी कंपनी छोड़कर अपनी खुद की कंपनी शुरू करना होगी। किसी सफल बड़े कॉरपोरेशन में नौकरी करना वैसा ही है जैसे मार्गदर्शक आपको तनख्वाह दे रहा हो। मार्गदर्शक और वर्षों के अनुभव के बाद भी पहले तरीके में बहुत मेहनत लगती है। अपना खुद का सिस्टम बनाने में बहुत से प्रयोगों और गलतियों की जरूरत होती है। इसमें शुरुआती कानूनी खर्चों और कागजी कार्रवाई की भी जरूरत होती है और यह सब उसी समय होता है जब आप अपने लोगों को विकसित करने की कोशिश कर रहे होते हैं। दूसरा, फ्रेंचाइजी। सिस्टम के बारे में सीखने का एक और तरीका फ्रेंचाइजी खरीदना है। जब आप फ्रेंचाइजी खरीदते हैं तो आप एक आजमाया हुआ और सफल संचालन तंत्र खरीदते हैं। ऐसे बहुत से उत्कृष्ट फ्रेंचाइजी हैं। अपना सिस्टम बनाने की कोशिश करने के बजाय फ्रेंचाइजी सिस्टम खरीदकर आप सिर्फ अपने लोगों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। बी बनना सीखते समय बना बनाया सफल सिस्टम खरीदने से एक बहुत बड़ी अनिश्चितता दूर हो जाती है। ज़्यादातर बैंक छोटे शुरुआती बिजनेस के लिए लोन नहीं देते हैं, परंतु फ्रेंचाइजी के लिए लोन दे देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बैंक सिस्टम के महत्व को पहचानते हैं और यह भी कि एक अच्छे सिस्टम के साथ शुरुआत करने में जोखिम कम होता है। अगर आप कोई फ्रेंचाइजी खरीदे तो एक बात के बारे में सावधान रहें। मेहरबानी करके इस ना बने जो अपना खुद का काम करना चाहता है। अगर आप फ्रेंचाइजी सिस्टम खरीदते हैं तो ई बने, बस वही करें और वैसा ही करें जो आपसे करने के लिए कहा जाए। कोई और चीज़ इतनी दुखद नहीं है जितना कि फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजर के बीच के अदालती युद्ध। ये युद्ध आमतौर पर इसलिए होते हैं क्योंकि जो लोग सिस्टम खरीदते हैं वे उस काम को अपने तरीके से करना चाहते हैं। वे इस काम को उस तरीके से नहीं करना चाहते जिस तरह सिस्टम बनाने वाला व्यक्ति चाहता है। अगर आप अपने खुद के तरीके से काम करना चाहते हैं तो ऐसा आप तभी करें जब आप में सिस्टम और लोग दोनों का ज्ञान हो। हालांकि मेरे उच्च शिक्षित डैडी ने एक मशहूर और महंगा आइसक्रीम फ्रेंचाइजी खरीदा था, परंतु उसके बावजूद वे असफल हो गए। हालांकि सिस्टम बहुत अच्छा था, परंतु उसके बावजूद बिजनेस चौपट हो गया। मेरे विचार से वह फ्रेंचाइजी इसलिए असफल हुआ क्योंकि वे और उनके पार्टनर ई या एस क्वाड्रेंट के थे। उन्हें यह नहीं मालूम था कि स्थिति बिगड़ने पर क्या करना है। उन्होंने मातृ कंपनी यानी फ्रेंचाइजर से भी मार्गदर्शन नहीं मांगा। अंत में पार्टनर आपस में झगड़ने लगे और बिजनेस चौपट हो गया। वे भूल गए कि सच्चा बिजनेस सिर्फ सिस्टम से ही नहीं चलता है, यह उस सिस्टम को चलाने वाले अच्छे लोगों पर भी निर्भर करता है। बैंक बिना सिस्टम वाले लोगों को लोन नहीं देते। अगर बैंक बिना सिस्टम वाले छोटे बिजनेस के लिए लोन नहीं देते तो आप क्यों दें? लगभग हर दिन लोग मेरे पास बिजनेस योजनाएं लेकर आते हैं। उन्हें यह आशा होती है कि मैं उनके विचार या योजना में अपने धन का निवेश करूं। ज़्यादातर बार मैं एक प्रमुख कारण से उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता हूं।
पैसा चाहने वाले लोग प्रोडक्ट और सिस्टम के फर्क को नहीं जानते। मेरे कुल दोस्त जो एक बैंड के गायक है मुझसे कहते हैं कि मैं एक नई संगीत सीडी बनाने में धन का निवेश करूं। यानी कई लोग हैं जो मेरी मदद से दुनिया को बदलने वाली कोई अलाभकारी संस्था बनाना चाहते हैं। अगर उनके पास बिजनेस सिस्टम बनाने और चलाने का जरा भी अनुभव नहीं है या बहुत कम अनुभव है तो उनका प्रस्ताव ठुकरा देता हूं, भले ही मुझे वो योजना, प्रोडक्ट या व्यक्ति कितना ही पसंद क्यों ना हो। आप गा सकते हैं, इसका यह मतलब नहीं है आप मार्केटिंग सिस्टम, वित्तीय और लेखांकन सिस्टम, सेल्स सिस्टम, लोगों को नौकरी देने और नौकरी से निकालने के सिस्टम तथा कानूनी सिस्टम जैसे बहुत से सिस्टमों को समझते हैं जो किसी भी बिजनेस के स्थायित्व और सफलता के लिए आवश्यक है। बिजनेस कायम रहे और समृद्ध होता रहे, इसके लिए सभी सिस्टमों को 100% काम करना होगा और जवाबदेह बनना होगा। उदाहरण के लिए हवाई जहाज सिस्टमों का सिस्टम है। अगर कोई हवाई जहाज उड़ाने भरे और ईंधन का सिस्टम खराब हो जाए तो अक्सर दुर्घटना घट जाती है। इसी तरह की चीजें बिजनेस में होती हैं। आप जिन सिस्टमों के बारे में जानते हैं उनके कारण समस्याएं उत्पन्न नहीं होती हैं। आपके साथ दुर्घटनाएं तो उन सिस्टमों के कारण होती है जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं। मानव शरीर सिस्टमों का सिस्टम है। इसमें से अधिकांश का कोई प्रियजन मर गया होगा क्योंकि शरीर में किसी सिस्टम ने ठीक से काम करना बंद कर दिया होगा, जैसे रक्त संचरण तंत्र जो बाकी सभी सिस्टमों में बीमारी फैला देता है। यही वजह है आजमाया हुआ और सफल बिजनेस सिस्टम बनाना आसान नहीं है। जिन सिस्टमों के बारे में आप भूल जाते हैं या जिनकी तरफ आप ध्यान नहीं देते हैं उनकी वजह से आपके साथ दुर्घटनाएं होती हैं और आपको नुकसान होता है। इसीलिए मैं उस ES की योजना में बहुत कम निवेश करता हूं जिसके पास कोई नया प्रोडक्ट या विचार होता है। व्यावसायिक निवेशकों की प्रवृत्ति आजमाए हुए सिस्टमों में निवेश करने की होती है जहां लोग उन सिस्टमों को चलाना जानते हों। अगर बैंक सिर्फ आजमाए हुए और सच्चे बिजनेस सिस्टमों पर ही कर देता है और उसे चलाने वाले व्यक्तियों को देखता है तो आपको भी यही करना चाहिए, बशर्ते आप स्मार्ट निवेशक बनना चाहते हो। तीसरा, नेटवर्क मार्केटिंग। इसे मल्टी लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी कहा जाता है। कानूनी तंत्र ने फ्रेंचाइजी की तरह ही शुरुआत में नेटवर्क मार्केटिंग को गैर कानूनी घोषित करने की कोशिश की थी। कुछ ऐसे देश भी हैं जिन्होंने इसे गैर कानूनी घोषित करने में सफलता पाई है या इसे पूरी तरह से सीमित कर दिया है। किसी भी तरह के नए सिस्टम या विचार को अक्सर इस दौर से गुजरना ही पड़ता है जिसे अजीब और संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहले तो मैंने भी सोचा था नेटवर्क मार्केटिंग धोखाधड़ी है, परंतु वर्षों तक जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग द्वारा उपलब्ध सिस्टम का अध्ययन किया और मैंने इस प्रकार के बी बिजनेस में अपने कई मित्रों को सफल होते देखा तो मैंने अपनी मानसिकता बदल दी। जब मैंने अपने पूर्वाग्रह छोड़ दिए और नेटवर्क मार्केटिंग पर रिसर्च की तो मैंने पाया कि बहुत से लोग ईमानदारी और मेहनत से सफल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करना चाह रहे थे। जब मैं लोगों से मिला तो मैंने देखा कि उनके बिजनेस का दूसरे लोगों के जीवन और वित्तीय भविष्य पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा था। मैं सचमुच नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम के महत्व को समझ गया और उसके प्रति प्रशंसा के भाव से भर गया। बहुत कम प्रवेश शुल्क देकर लोग एक बने बनाए सिस्टम को खरीद कर उसमें प्रवेश कर सकते हैं और तत्काल अपना बिजनेस बनाना शुरू कर सकते हैं। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के विकास के कारण उनके संगठन पूरी तरह स्वचालित होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम कागजी लिखा पढ़ी, ऑर्डर की प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, अकाउंटिंग और फॉलोअप का सिरदर्द लगभग पूरी तरह संभाल लेते हैं। इस ऑटोमेटेड बिजनेस अवसर के माध्यम से नए डिस्ट्रीब्यूटर अपने सारे प्रयास अपने बिजनेस को बनाने पर केंद्रित कर सकते हैं। उन्हें छोटे बिजनेस के सामान्य शुरुआती सिरदर्दों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होती। मेरे एक पुराने मित्र ने रियल एस्टेट में 1 अरब से अधिक धन कमाया था। 1997 में वो नेटवर्क मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूटर बन गया और उसने इससे अपना बिजनेस बनाना शुरू किया। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बनाने के लिए उसे इतनी मेहनत करते देखकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि निश्चित रूप से उसे पैसों की जरूरत तो नहीं थी। जब मैंने उससे पूछा वो ऐसा क्यों कर रहा था तो उसने ये कहा, मैं CPA बनने के लिए कॉलेज गया था और मेरे पास फाइनेंस में MBA की डिग्री भी है। जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं इतना अमीर कैसे बना तो मैं उन्हें अपने लाखों डॉलर के रियल एस्टेट सौदों के बारे में बताता हूँ। इसके अलावा मैं उन्हें लाखों डॉलर की उस निष्क्रिय आमदनी के बारे में बताता हूँ जो मुझे रियल एस्टेट से हर साल मिलती है। इसके बाद मैं देखता हूँ कि उनमें से कुछ पीछे हट जाते हैं या छिटक जाते हैं। आप तो जानते हैं मैं जिस तरह के लाखों डॉलर के रियल एस्टेट निवेश करता हूँ वे लोग उस तरह के निवेश नहीं कर सकते हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि ना होने के अलावा उनके पास निवेश करने के लिए अतिरिक्त पूंजी भी नहीं होती है। इसलिए मैंने उनकी मदद करने के लिए एक ऐसे तरीके की तलाश शुरू कर दी जिससे वे भी निष्क्रिय आमदनी के उसी स्तर को हासिल कर सके जो मैंने रियल एस्टेट से हासिल किया था। 6 साल तक कॉलेज जाए बगैर और रियल एस्टेट में 12 वर्ष तक निवेश किए बगैर मैं मानता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को निष्क्रिय आमदनी कमाने का अवसर देता है, जो व्यावसायिक निवेशक बनना सीखते समय सहारा देती है। इसीलिए मैं उन्हें नेटवर्क मार्केटिंग का सुझाव देता हूं। भले उनके पास कम पैसा हो, परंतु इसके बावजूद वे 5 साल तक इसमें मेहनत करके पर्याप्त से अधिक निष्क्रिय आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। अपना खुद का बिजनेस विकसित करने के बाद उनके पास सीखने के लिए खाली समय होता है और मेरे साथ बड़े सौदों में निवेश करने के लिए पूंजी भी होती है। मेरे मित्र ने कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों की अच्छी तरह जांच पड़ताल की। इसके बाद वो एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बन गया। उसने उन लोगों के साथ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू किया जो भविष्य में उसके साथ निवेश करना चाहते थे। वह अब अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में भी सफल हो रहा है और निवेश के बिजनेस में भी। उसने मुझे बताया, मैंने शुरुआत में ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे बिजनेस के लिए धन जुटाने में लोगों की मदद करना चाहता था और अब इसका परिणाम ये हो रहा है कि मैं एक बिल्कुल नए बिजनेस के माध्यम से अमीर बन रहा हूँ। महीनों में 2 शनिवार को अपनी कक्षा आयोजित करता है। पहली मीटिंग में वो लोगों को बिजनेस सिस्टमों और लोगों के बारे में सिखाता है, यानी यह कि सफल भी कैसे बना जाए। महीने के दूसरी मीटिंग में वो उन्हें वित्तीय साक्षरता और वित्तीय बुद्धि के बारे में सिखाता है। वो उन्हें स्मार्ट आई बनना सिखा रहा है। उसकी कक्षा में आने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। वो उसी पैटर्न का सुझाव देता है जिसका सुझाव मैं देता हूँ, व्यक्तिगत फ्रेंचाइजी। और इसीलिए आज मैं लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग पर विचार करने की सलाह देता हूँ। कई नामी फ्रेंचाइजियों को खरीदने की लागत $10 लाख या इससे अधिक है। नेटवर्क मार्केटिंग एक तरह का व्यक्तिगत फ्रेंचाइजी खरीदना है जिसकी लागत अक्सर $200 से भी कम होती है। मैं जानता हूं नेटवर्क मार्केटिंग का ज्यादातर काम बहुत मेहनत भरा होता है, परंतु किसी भी क्वाड्रेंट में सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत तो होती ही है। व्यक्तिगत रूप से मुझे नेटवर्क मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में कोई आमदनी नहीं होती है। मैंने कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों और उनकी भुगतान की परियोजनाओं पर रिसर्च की। अपने रिसर्च के दौरान मैं कई कंपनियों में शामिल भी हुआ, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके प्रोडक्ट बहुत अच्छे थे और मैं आज भी ग्राहक के रूप में उनका प्रयोग करता हूं। बहरहाल, मैं जब आपको एक अच्छी कंपनी खोजने की सलाह देता हूं जो आपको क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से तक ले जाने में मदद करे, तो सबसे महत्वपूर्ण बात प्रोडक्ट नहीं बल्कि कंपनी द्वारा दी जाने वाली शिक्षा है। ऐसी बहुत सी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं जो सिर्फ इस बात में रुचि रखती है कि आप अपने दोस्तों को उनका सिस्टम बेच दें, और ऐसी कंपनियां भी हैं जिनकी मूलभूत रुचि आपको शिक्षित करने और सफल बनाने में होती है। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों की रिसर्च में मैंने ये पाया कि आप उनके कार्यक्रमों से 2 महत्वपूर्ण बातें सीख सकते हैं जो सफल भी बनने के लिए अनिवार्य है। पहला, सफल बनने के लिए आपको रिजेक्शन, अस्वीकृति के डर से मुक्ति पाना सीखना होगा। आपको इस बारे में चिंता करना छोड़ना होगा कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे। बहुत बार मैं ऐसे लोगों से मिला हूं जो खुद को सिर्फ इसलिए रोके रखते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि अगर वे कोई अलग काम करेंगे तो उनके दोस्त क्या कहेंगे। मैं इस स्थिति को अच्छी तरह समझ सकता हूं क्योंकि मैं भी कभी इसी रास्ते पर चल चुका हूं। मैं एक छोटे कस्बे से आया हूं जहां हर आदमी जानता था कि दूसरा आदमी क्या कर रहा था। अगर किसी को आपका कोई काम पसंद नहीं आता था तो पूरा कस्बा उसके बारे में जान जाता था और आपके काम को अपनी चिंता बना लेता था। मैंने खुद से जो वाक्य बार बार कहा है वो सबसे अच्छे वाक्यों में से एक है। आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण यह है मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं। मेरे अमीर डैडी ने मुझे जेरॉक्स कॉर्पोरेशन में सेल्स का काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसका कारण यह नहीं था कि वे फोटोकॉपियर्स को पसंद करते थे, बल्कि यह था कि वे चाहते थे कि मैं अपने संकोच और रिजेक्शन के डर से मुक्ति पा जाऊं। दूसरा, लोगों का नेतृत्व करना सीखना। अलग अलग तरह के लोगों के साथ काम करना बिजनेस की सबसे मुश्किल चीज है। मैं बिजनेस के जितने भी सफल लोगों से मिला हूं वे स्वाभाविक लीडर्स थे। लोगों के साथ मिलकर काम करने और उन्हें प्रेरित करने की योग्यता अनमोल है। यह एक ऐसी योग्यता है जो सीखी जा सकती है। जैसा मैंने पहले कहा था, बाएं क्वाड्रेंट से दाएं क्वाड्रेंट में पहुंचने का संबंध इस बात से उतना नहीं है कि आप क्या करते हैं, बल्कि इस बात से है कि आप क्या बनना चाहते हैं। रिजेक्शन का सामना करना सीखें।
ये सीखें कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, उससे प्रभावित नहीं होना है। इसके अलावा लोगों का नेतृत्व करना सीखें। अगर आप ये सीख लेंगे तो आपको दौलत निश्चित रूप से मिलेगी। यही वजह है कि मैं उस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की अनुशंसा करता हूं जो पहले तो आपके व्यक्तित्व का विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है, बजाय इसके कि वह आपको सेल्समैन बनाने में ज्यादा रुचि ले। मैं आपको इस तरह की कंपनियों से जुड़ने की सलाह देना चाहूंगा। पहला, जो आजमाए हुए संगठन हो, जिनका सफल रिकॉर्ड हो और जिनका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और भुगतान योजना वर्षों से सफल हो। दूसरा, जिनके पास ऐसा बिजनेस अवसर हो जिसमें आप सफल हो सकते हो, जिसमें आप विश्वास कर सकते हैं और जिसे आप दूसरों को विश्वास पूर्वक बता सकते हो। तीसरा, जिनके निरंतर चलने वाले दीर्घकालीन शैक्षणिक कार्यक्रम हो जो इंसान के रूप में आपका विकास करें। आत्मविश्वास क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से का अत्यावश्यक गुण है। चौथा, जिनका सशक्त मार्गदर्शन कार्यक्रम हो। आप लीडर से सीखना चाहते हैं, परामर्शदाताओं से नहीं। जो लोग पहले से ही क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से में लीडर्स हो और जो आपको सफल देखना चाहते हो, उन्हीं से सीखें। पांचवा, जिनमें ऐसे लोग हों जिनका आप सम्मान करते हो और जिनके साथ रहने में आपको आनंद आए। अगर आपके द्वारा चुनी गई कंपनी इन 5 मानदंडों को पूरा करती हो, तभी और सिर्फ तभी प्रोडक्ट को देखें। बहुत से लोग प्रोडक्ट को देखते हैं, प्रोडक्ट के पीछे हुए बिजनेस सिस्टम तथा कंपनी को नहीं देखते। मैंने जिन कंपनियों को करीब से देखा है, उनमें से कुछ इस तरह की प्रोत्साहित करने वाली बातें कहते हैं। यह प्रोडक्ट अपने आप बिक जाता है, यह आसान है। अगर आप सेल्समैन बनना चाहते हैं तो यह एस क्वाड्रेंट है और इस क्वाड्रेंट में प्रोडक्ट सबसे महत्वपूर्ण चीज है। परंतु अगर आप दीर्घकालीन बी बनने के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं तो सिस्टम, आजीवन, शिक्षा और लोग अधिक महत्वपूर्ण हैं। मेरे एक मित्र और सहयोगी को इस उद्योग के बारे में काफी जानकारी है। उसने मुझे समय के मूल्य के बारे में याद दिलाया, जो हमारी सबसे कीमती संपत्तियों में से एक है। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में सच्ची सफलता तब मिलती है जब कम अवधि तक समय और कड़ी मेहनत के निवेश के बाद आपको लंबी अवधि तक काफी निष्क्रिय आमदनी होती है। एक बार जब आप अपने नीचे एक सशक्त संगठन बना लेते हैं तो आप काम करना बंद कर सकते हैं। इसके बाद भी आपको अपने बनाए हुए संगठन के प्रयासों में आमदनी होती रहेगी। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में सफलता की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी अब भी यह है कि आप में और आपके संगठन में यह दीर्घकालीन प्रतिबद्धता होनी चाहिए कि आपको उस तरह के बिजनेस लीडर में विकसित होना है जिस तरह के लीडर आप बनना चाहते हैं। सिस्टम स्वतंत्रता का सेतु है। बेघर बनना एक ऐसा अनुभव नहीं है जिसे मैं दोहराना चाहूं। बहरहाल, किम और मेरे लिए यह अनुभव अनमोल था। आज हमारे पास जो है उसमें हमें सफलता और सुरक्षा नहीं मिलती है। सुरक्षा ये जानने और इस विश्वास से मिलती है कि हम दोबारा बना सकते हैं। उस मुश्किल समय के बाद हमने एक रियल एस्टेट कंपनी, एक ऑयल कंपनी, एक माइनिंग कंपनी और 2 शिक्षण कंपनियां बनाई। इस मायने में सफल सिस्टम बनाना सीखने की प्रक्रिया हमारे लिए लाभदायक रही। बहरहाल, मैं इस प्रक्रिया से गुजरने की सलाह किसी को नहीं दूंगा जब तक कि वह सचमुच इससे ना गुजरना चाहे। कुछ साल पहले तक बी क्वाड्रेंट में सिर्फ उन्हीं लोगों के सफल होने की संभावना थी जो बहादुर या अमीर हो। किम और मैं निश्चित रूप से बहादुर रहे होंगे, क्योंकि ये तो तय है हम अमीर नहीं थे। अधिकांश लोग क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से में इसलिए फंसे रहते हैं क्योंकि वे ये महसूस करते हैं कि आपका खुद का सिस्टम बनाने में बहुत ज्यादा जोखिम है। उनके लिए नौकरी में सुरक्षित बने रहना ज्यादा स्मार्ट तरीका है। आज मूलतः प्रौद्योगिकी में हुए परिवर्तनों के कारण सफल बिजनेस मालिक बनने में जोखिम बहुत कम हो गया है और अपने खुद के बिजनेस सिस्टम का स्वामी होने का अवसर लगभग हर एक के लिए उपलब्ध है। फ्रेंचाइजी और नेटवर्क मार्केटिंग ने अपना सिस्टम बनाने की मुश्किल को आसान कर दिया है। आप एक आजमाए हुए सिस्टम का अधिकार हासिल करते हैं। इसके बाद आपके पास सिर्फ एक ही काम बचता है, लोगों को विकसित करना। इस बिजनेस सिस्टमों को उस सेतु के रूप में देखें जिससे आप कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से से दाएं हिस्से तक सुरक्षित तरीके से पहुंच सके। यह वित्तीय स्वतंत्रता का आपका सेतु होगा। अगले अध्याय में मैं क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से के दूसरे भाग यानी आई के बारे में चर्चा करूंगा। यहाँ पर कैश फ्लो क्वाड्रेंट का अध्याय 4 समाप्त होता है। ये आपको कैसा लगा जरूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।